हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी इजी कोड यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे यूपीएससी पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ हम लेकर के आए हैं, जिसमें हम 2011 से लेकर के 2024 तक के सारे क्वेश्चंस को सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हमने एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया। मॉडर्न हिस्ट्री का भी 2 पार्ट का वीडियो आ चुका है। ये लास्ट पार्ट होगा जिसमें हम 2019 से लेकर के 2024 तक के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल पे जाकर के सीरीज़ नहीं देखा है तो वहाँ से जाके ज़रूर देखें, क्योंकि पीवाईक्यूज़ का क्या रेलेवेंस है यूपीएससी में ये हम सब जानते हैं। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। 2019 में पूछे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स वॉज डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ओल्ड वर्ल्ड। न्यू वर्ल्ड किसको कहते हैं? यूरोपियन कंट्रीज़ को कहा जाता था। और ओल्ड वर्ल्ड इंडिया वगैरह, ठीक है, मतलब एशियन कंट्री, साउथ ईस्ट एशिया वाला। तो ये क्या कह रहा है, कौन से प्लांट्स न्यू वर्ल्ड में होते थे, डोमेस्टिकेट किए जाते थे और बाद में उनको ओल्ड वर्ल्ड में डोमेस्टिकेट किया गया। अब एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। देखो, ये जो एशिया साइड है, यहाँ पे कॉटन वगैरह तो होते ही आ रहा है, आईवीसी से ही हम देख रहे हैं। तो कॉटन ओल्ड वर्ल्ड में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, ऐसा नहीं था कि उसको न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड में लाया गया। तो कॉटन वाले जितने भी ऑप्शंस होंगे वो हमको एलिमिनेट करना है। ठीक है, मतलब ये दोनों एलिमिनेट हो गया। ठीक, अब ये क्या है, टोबैको, कोकोआ एंड रबर, हाँ ये हो सकता है। और फोर्थ क्या है, रबर, कॉफ़ी, वीट। देखो, वीट भी आईवीसी पीरियड से ही चलता आ रहा है, तो वीट भी तो ओल्ड वर्ल्ड में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, ऐसा नहीं है कि न्यू वर्ल्ड से इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए, टोबैको, कोकोआ एंड रबर। ठीक है, देखते हैं। देखो, टोबैको, कोकोआ एंड रबर। टोबैको, कोकोआ, रबर आर ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट वर डोमेस्टिकेटेड इन न्यू वर्ल्ड। मतलब ये सब क्या थे, ये न्यू वर्ल्ड में डोमेस्टिकेट होते थे और बाद में चल करके इनको इंट्रोड्यूस किया गया था ओल्ड वर्ल्ड में। कैसे? थ्रू द यूरोपियन एक्सप्लोरर इन द लेट मेडुअल और अर्ली मॉडर्न एरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट 1813 के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखा है। आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो ऊपर दिया हुआ है वो करेक्ट है। तो आइए एक करके देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इट एंडेड ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर टी एंड ट्रेड विद चाइना। ये सही है। चार्टर एक्ट 1813 से क्या हुआ था, जो ट्रेड मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में, उसको ख़त्म कर दिया गया था। बट 2 एक्सेप्शंस थे। कौन कौन से? ट्रेड इन टी और ट्रेड विद चाइना, ये 2 एक्सेप्शंस थे। इसको भी ख़त्म कर दिया गया था कब? 1833 के चार्टर से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, यहाँ से ये एलिमिनेट हो गया। सेकंड क्या कह रहा है, इट असर्टेड सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। ये भी स्टेटमेंट सही है, सेकंड भी सही होगा। थर्ड देखते हैं क्या है, द रेवेन्यू ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये गलत है, 1813 में नहीं बल्कि ये पिट्स इंडिया एक्ट से ही, पिट्स इंडिया एक्ट से ही भारत का रेवेन्यू जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में था। ठीक है, तो थर्ड नहीं होगा। आंसर हमारा आ गया ए, फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू है। देखते हैं। देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेप्ट फॉर टी इन ट्रेड, अफीम एंड विथ चाइना। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। कंपनी की जो टेरिटरी थी भारत में वो अब किसके अंडर में आ गई? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आ गई इस एक्ट से। ठीक है, यही तो इसमें कह रहा है कि इट असर्टेड सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। कंपनी की जो टेरिटरी थी भारत में वो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आ गई। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि रेवेन्यू, इंडिया का रेवेन्यू ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से ही आ गया था और ये बात 1813 की कर रहा है। ठीक, समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दे दिया। आगे पूछा क्या है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो स्टेटमेंट देखते हैं ये क्या है, इट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ इंडिजिनियस आर्टिशन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री। देखो, नाम से ही क्लियर हो रहा है, स्वदेशी है मतलब कि अपने यहाँ की जो चीज़ें हैं उनको प्रमोट करना। तो ये तो सही है। स्वदेशी मूवमेंट से क्या हुआ था, इंडिजिनियस आर्टिशन क्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज़ का प्रमोट किया गया। ठीक है, मतलब कि जो भारत में ही चीज़ें, भारत में ही जो क्राफ्ट्स वगैरह होंगी, भारत की इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया जाएगा। ठीक,
फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड क्या कह रहा है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड एज पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। हाँ, स्वदेशी मूवमेंट में ये हुआ था कि अब जो एजुकेशन वगैरह होगा वो भारतीय का भारत के ही अकॉर्डिंग होगा, ऐसा नहीं होगा कि यूरोपियंस के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। तो इसीलिए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन भी एस्टेब्लिश्ड हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट का ही ये एक वो था, पार्ट था, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को एस्टेब्लिश करवाना, ठीक। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, आंसर हमारा सी होगा। देखो देखते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस, आत्मशक्ति, जो कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, स्वदेशी प्रोग्राम और नेशनल एजुकेशन, जैसे क्या क्या स्टैब्लिशमेंट हुआ, बंगाल नेशनल कॉलेज, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन सब का क्या हुआ था, इंट्रोडक्शन हुआ था, ठीक है, समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, क्वेश्चन क्या पूछा, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है, महात्मा गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द एबॉलिशन ऑफ सिस्टम ऑफ इंडेंजर्ड लेबर। हाँ, जो ये इंडेंजर्ड लेबर का कॉन्सेप्ट था उसको महात्मा गांधी एबॉलिश करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये तो सही है। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में जो इंडेंजर्ड लेबर का कॉन्सेप्ट था उसको महात्मा गांधी रिमूव करने के लिए, एबॉलिश करने के लिए एक मेन रोल प्ले किया है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है, यहाँ से ये एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें फर्स्ट नहीं है। सेकंड देखते हैं, इन लॉर्ड कैम्सफोर्ड वॉर्स कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रेजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर वर्ल्ड वॉर। ये गलत है, महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया था। महात्मा गांधी को ऐसा लगता था कि अगर हम ब्रिटिशर्स के सामने ऐसा कहेंगे कि वर्ल्ड वॉर में इंडियंस उनका साथ देंगे तो ब्रिटिशर्स पिघल जाएंगे और इंडियंस का साथ देंगे, ठीक है। ये रीज़न था कि महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया था, ऐसा नहीं था कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। महात्मा गांधी ने वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था, ठीक। तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गया, ये गलत, सॉरी ये गलत। यहाँ से हमारा आंसर आ गया। अब इसको देखते हैं, थर्ड स्टेटमेंट है क्या, कॉन्सिक्वेंट अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ बाय इंडियन पीपल द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय कॉलोनियल रूल। ये सही है, जो सॉल्ट लॉ था, इंडियन पीपल ने जब सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया तो कॉलोनियल रूल ने आईएनसी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था, ठीक। तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। देखो फर्स्ट एंड थर्ड सही है, देखते हैं। फर्स्ट सही है, ड्यूरिंग द अर्ली 90s महात्मा गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग द इंडेंजर्ड लेबर सिस्टम अबॉलिश्ड इन द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर में जो इंडेंजर्ड लेबर सिस्टम चलता था उसको हटाने में महात्मा गांधी एक रोल, मतलब एक मेजर रोल प्ले किए, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, लॉर्ड केम्सफोर्ड उस टाइम पे कौन थे, इंडिया के वायसराय, इनवाइटेड गांधी टू दिल्ली एट अ वॉर कॉन्फ्रेंस इन ऑर्डर टू गेन द ट्रस्ट ऑफ एम्पायर। एम्पायर का ट्रस्ट गेन करने के लिए गांधी जी अग्री कर गए थे कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इंडियंस ब्रिटिशर्स का साथ देंगे, ठीक है। स्टेटमेंट थर्ड भी सही है, आईएनसी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था जब सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था इंडियंस ने, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू इंडियन नेशनल मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दे दिया, एक साइड पर्सन्स दिया हुआ है, दूसरे साइड दे रहा है वो कौन से पोजीशन हेल्ड किए थे। पूछा क्या, विच ऑफ द अबव इज आर करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो देखते हैं, सरतेज बहादुर सप्रू प्रेसिडेंट थे किसके, ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन, सही है, ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन के प्रेसिडेंट सरतेज बहादुर सप्रू जी थे, ठीक। केसी निगॉय मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, सही है। पीसी जोशी जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हाँ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी पीसी जोशी जी थे। तो तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है, तीनों सही है, मतलब डी होगा। देखो ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन किसके द्वारा फाउंड किया गया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा, एंड सम ऑफ इट्स प्रोमिनेंट लीडर वॉज, कुछ प्रोमिनेंट लीडर जैसे कि तेज बहादुर सप्रू, वीएस श्रीनिवासन शास्त्री, आर जयकर, तेज बहादुर सप्रू, यही तो पूछा है, सॉरी ये लोग लीडर्स थे, कौन कौन, तेज बहादुर सप्रू, वीएस श्रीनिवास शास्त्री और आर जयकर। और तेज बहादुर सप्रू क्या थे, प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा कि ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन के फाउंडर कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, केसी निगॉय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, पीसी जोशी वन ऑफ द अर्ली लीडर्स ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, ठीक। He was first General Secretary of the Communist Party of India from 1935 to 47। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ये भी पेयर्स पे क्वेश्चन दे दिया, एक साइड मूवमेंट, दूसरे साइड ऑर्गेनाइजेशन लीडर। करेक्ट पूछा है तो देखते हैं। ऑल इंडिया एंड ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग महात्मा गांधी द्वारा शुरू हुआ था, सही बात है। महात्मा गांधी ने लीड किया था क्या, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग को, ठीक। ऑल इंडिया किसान सभा को स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये भी सही है। और सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट नायकर जी द्वारा, ईवी रामास्वामी नायकर। इसमें भी तीनों स्टेटमेंट सही है। देखो फर्स्ट करेक्ट है। ऑन 30 सितंबर 1932 महात्मा गांधी फाउंडेड ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। तो इसको लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जहाँ पे जनरली अनटचेबिलिटी आता है लोग BR अम्बेडकर को लगाते हैं, बट ये ध्यान दीजिएगा ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग किसके द्वारा फाउंड किया गया था, महात्मा गांधी जी द्वारा, ठीक है। टू रिमूव अनटचेबिलिटी इन सोसाइटी। पार्ट सेकंड भी सही है। सहजानंद सरस्वती ऑल इंडिया किसान सभा के पहले प्रेसिडेंट थे। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट किसके द्वारा, ईवी रामास्वामी नायकर, तमिलनाडु 1925 में इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 2019 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, अब हम 2020 के क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। इंडिया की हिस्ट्री से कुछ पेयर्स दे दिया। आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द पेयर गिवन अबव इज आर करेक्टली मैच्ड। कौन सा करेक्टली मैच्ड है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्या है, औरंग इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ स्टेट, ये गलत है। औरंग का मतलब क्या होता है, एक वेयर हाउस जिसमें गुड्स को बेचने से पहले रखा गया हो, ठीक है। इंडिया में जो औरंग वर्ड यूज़ होता था वो किसके लिए था, एक वेयर हाउस जिसमें गुड्स को सोल्ड करने से पहले रखा जाता था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, जो फर्स्ट पेयर दिया हुआ वो गलत है, यहाँ से ये और ये एलिमिनेट हो गया। एक चीज़ क्लियर हुआ कि थर्ड वाला सही है। थर्ड है क्या, मिरासीदार डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट, सही है। सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, बनिया इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इंडियन एजेंट हुआ करते थे उनको बनिया कहा जाता था, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, सेकेंड एंड थर्ड। देखो फर्स्ट इनकरेक्ट है, क्योंकि औरंग एक पर्शियन टर्म है जिसका मतलब क्या होता था, वेयर हाउस वेयर गुड्स आर कलेक्टेड बिफोर बीइंग सोल्ड, जहाँ पे गुड्स को बेचने से पहले रखा जाता था, ठीक है। सेकेंड बनिया और थर्ड मीर सदर, जो भी दिया हुआ है वो स्टेटमेंट सही दिया, वो पेयर सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में कह रहा है इनमें से कौन सा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इनमें से कौन सा इम्पैक्ट भारत पर पड़ा था। 19th सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था उसका इम्पैक्ट भारत पे क्या पड़ा था। चार स्टेटमेंट दिया हुआ है, कह रहा है इनमें से कौन सा था। देखते हैं। देखो जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट वाला था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वगैरह जो थी वो पूरी तरीके से बेकार हो गई, मतलब पूरा उनका डिस्ट्रॉय हो गया। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, नई नई मशीन्स वगैरह को इंट्रोड्यूस किया गया। तो जब मशीन से ईजिली, जहाँ पे एक सामान बनाने में 10 दिन लगता था हाथ से, वहीं पे 10 दिन में 100 सामान बन रहा है, सोचो। तो ऑब्वियसली बात है लोग मशीन्स वगैरह को ज़्यादा प्रेफर करने लगे, ठीक है। यही रीज़न था कि इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ वगैरह थी वो रियोन्ड हो गई। यहाँ लिखा हुआ ना इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर रियोन्ड, ठीक है, ये होगा इसका आंसर। जब 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था तो इंडिया पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था कि इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट थी वो रियोन्ड हो गई। देखो डिक्लाइनिंग एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडियन नेशनल ट्रेडिशनल कॉटेज एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वॉज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था उसका डायरेक्ट इफेक्ट इंडिया पे क्या पड़ा कि जो इंडिया के ट्रेडिशनल कॉटेज और हैंडीक्राफ्ट वगैरह थी वो डिक्लाइन हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइन बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी बिकॉज ऑफ। इंडिया में जो इंडिगो कल्टीवेशन था 20th सेंचुरी में ये डिक्लाइन करने लगा, इसके पीछे का रीज़न क्या था। देखो उस टाइम पे 20th सेंचुरी में क्या हुआ, जापान ने एक चीज़ इंट्रोड्यूस की। इंडिगो क्या होता था, नील, ठीक है। तो जापान ने 20th सेंचुरी में एक आर्टिफिशियल नील का इंट्रोडक्शन किया।
ठीक है, जिसकी वजह से ये इंडिगो कल्टीवेशन महंगा पड़ने लगा। ठीक, जो जब महंगा पड़ने लगा तो ऑब्वियसली बात है, जो जापान ने इंट्रोड्यूस किया था वो सस्ता था एज़ कम्पेयर टू इंडिगो कल्टीवेशन, तो लोग इस पे ज़्यादा रिलाई करने लगे। ठीक, यही रीज़न था कि इंडिया में जो इंडिगो कल्टीवेशन हो रहा था 20th सेंचुरी में वो डिक्लाइन करने लगा था। ठीक है, आइए देखते हैं। पीजेंट रेसिस्टेंस टू द ऑप्रेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर्स, नहीं। इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशन। हाँ, ये न्यू इन्वेंशन कौन किया था? जापान किया था। ठीक है, आर्टिफिशियल नील का। तो जब जापान ने नया इन्वेंशन किया तो इंडिगो कल्टीवेशन जो भारत में हो रहा था वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसका प्रॉफिट वगैरह नहीं रह गया था, काफ़ी कॉस्टली पड़ने लगा था। यही रीज़न था कि इंडिगो कल्टीवेशन डिक्लाइन करने लगा था। ठीक है, समझ में? चलिए देखो, Indigo cultivation in India declined by the beginning of the 20th century because of new invention of improved version of chemical color। chemical color को use करके इंडिगो को बनाया गया। ठीक है, जो प्रोडक्शन होने लगा था फिर वो क्या हो गया? अनप्रॉफिटेबल हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ओल गुलान और ग्रेट टुमुलेट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। ये बहुत बार आप लोगों ने जब स्टैटिक पोर्शन पढ़ा होगा तो देखे होंगे। उल गुलान या ग्रेट टुमुलेट, ये किसका डिस्क्रिप्शन है? बिरसा मुंडा, रिवॉल्ट ऑफ 1899 1900। देखो देखो, मुंडा रिबिलियन, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट 19th सेंचुरी का सबसे इम्पॉर्टेंट ट्राइबल रिबिलियन में से एक है। कौन सा? मुंडा रिबिलियन, याद रखिएगा। ठीक है, उल गुलान ऑल्सो नोन एज ग्रेट टुमुलेट्स वाज एन इंसरेक्शन दैट एम टू एस्टेब्लिश मुंडा राज और मुंडा अथॉरिटी इन दिस एरिया। ठीक है, ये रीज़न दिया हुआ है कि ये मुंडा रिबिलियन हुआ क्या था, इसको आप लोग देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। ये क्या कह रहा है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, रकमाबाई केस ऑफ 1884 रिवॉल्व अराउंड। 1884 में जो रकमाबाई केस था उसमें कौन कौन से पॉइंट्स थे? ये क्वेश्चन ये पूछा, इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स रकमाबाई केस 1884 में जो आया था उसमें दिया गया था। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इसको सॉल्व करने से पहले ये रकमाबाई केस के बारे में आप जान लीजिए। देखो, रकमाबाई केस था क्या एग्जैक्टली? रकमाबाई एक इंडियन फिजिशियन और फेमिनिस्ट थी। इंडियन फिजिशियन एंड फेमिनिस्ट थी। ठीक है, जब ये 11 साल की थी रकमाबाई, जब ये सिर्फ और सिर्फ 11 साल की थी तो इनकी शादी हुई किससे? दादाजी भीकाजी के साथ। इनकी शादी हुई दादाजी भीकाजी, जो कि उस टाइम पे 19 ईयर्स के थे। ठीक है, उस टाइम पे 19 ईयर्स के थे। शादी के अप्रॉक्स 14 साल बाद ये दादाजी भीकाजी ने कोर्ट में केस किया। उनको रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, मतलब इस रिश्ते से छुटकारा चाहिए था, डाइवोर्स चाहिए था। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया? कोर्ट में केस किया। तो कोर्ट ने उस टाइम पे ये जो शादी है इसको इलीगल माना था, क्योंकि इस केस के बाद कोर्ट ने एज बताई थी, शादी की एज ऑफ कंसेंट वगैरह बताया था। ठीक, तो ये किससे किससे रिलेटेड हुआ? रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट और एज ऑफ कंसेंट से। वीमेंस राइट टू गेन एजुकेशन नहीं, एजुकेशन का ऐसा कोई मामला ही नहीं था रकमाबाई केस में। ठीक है, तो सेकेंड और थर्ड हमारा आंसर होगा, मतलब बी। देखो, स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है। रकमाबाई इंडियन फिजिशियन और फेमिनिस्ट थी। 11 ईयर्स की एज में इनकी शादी हो गई दादाजी भीकाजी के साथ, जो कि उस टाइम पे 19 ईयर्स के थे। भीकाजी ने पिटिशन किया 1885 में शादी के 12 साल बाद। किस लिए? रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, जो शादीशुदा जिंदगी है उससे छुटकारा, रेस्टिट्यूशन के लिए। ठीक, रकमाबाई केस डिड नॉट इन्वॉल्व द वीमेंस राइट टू गेन एजुकेशन। एजुकेशन वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था रकमाबाई केस में। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट सही था, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? गांधी इरविन पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग। गांधी इरविन पैक्ट इन चारों में से कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड करता है? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इसमें से हमें कोड चूज करना है। ठीक, क्या क्या कह रहा है देखते हैं। इन्विटेशन टू कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हाँ, गांधी इम्पैक्ट यही था कि गांधी जी को इनवाइट किया गया था, मतलब कांग्रेस को, पर्टिकुलरली कांग्रेस को इनवाइट किया गया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड क्या है? विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड इन कनेक्शन विद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये भी सही है। एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी सजेशन फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेस, गलत। गांधी जी के सजेशन को इसमें एक्सेप्ट नहीं किया था। गांधी इरविन पैक्ट में गांधी जी के सजेशन वगैरह को इस एक्सेप्ट नहीं किया गया था, तो थर्ड नहीं होगा, फर्स्ट और सेकंड होगा। यहाँ से आंसर हमारा बी आ गया। रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर्स हु आर नॉट चार्ज्ड विथ
वायलेंस, हाँ इसमें ये चीज़ एक्सेप्ट किया गया था कि वो पर्सन जो कि वायलेंस वगैरह से इन्वॉल्व नहीं है उनको छोड़ा जाए। ठीक है, ठीक है, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया था। आंसर हमारा बी होगा। देखो फर्स्ट सही है, गांधी इरविन पैक्ट वॉज अ पॉलिटिकल अग्रीमेंट साइंड बाय महात्मा गांधी एंड लॉर्ड इरविन। किसके किसके बीच में साइन हुआ था? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में। लॉर्ड इरविन उस टाइम पे वायसराय थे। ठीक है, बिफोर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में हो रहा था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले गांधी इरविन पैक्ट इंडिया में साइन किया गया था, जहाँ पे आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को इनवाइट किया गया था। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। विड्रॉल ऑफ ऑल ऑर्डिनेंस इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्पोजिंग कर्व्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ आईएनसी वाज अग्रीड बाय द वायसराय। स्टेटमेंट थर्ड इनकरेक्ट है। डिमांड फॉर पब्लिक इंक्वायरी ऑफ एक्सेस कमिटेड बाय पुलिस ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज रिजेक्टेड। देखो एक्सेप्ट नहीं किया गया था वायसराय द्वारा, इसको रिजेक्ट कर लिया गया था। ठीक, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेलीजली एस्टेब्लिश्ड फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता बिकॉज वेलीजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। देखो वेलीजली क्या चाहते थे? वो ब्रिटिशर्स को इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए ब्रिटिशर्स को ये ट्रेन करना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, समझ में आया? वेलीजली इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए ब्रिटिशर्स को ट्रेन करना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी। देखो ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन इंडिया। इसका आंसर डी होगा। देखो फोर्ट विलियम कॉलेज 1800। फोर्ट विलियम कॉलेज वॉज फाउंड ऑन 10 जुलाई 1800। कहाँ पे? कलकत्ता में। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज वॉज सेटअप बाय लॉर्ड रिचर्ड वेलीजली। ये पूरा नाम याद रखिएगा। ठीक, इट वॉज सेटअप फॉर द ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी इन लैंग्वेज एंड कस्टम ऑफ इंडियन के लैंग्वेज कस्टम वगैरह में सिविल कंपनी के सिविल सर्वेंट को ट्रेन करना, ये मेन एम था वेलेजली का, इसीलिए इन्होंने ये फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है? विथ रेफरेंस टू द बुक देशर कथा written by Sakaram Ganesh Deuskar during the freedom struggle, consider the following statement। देखो साकाराम गणेश देवस्कर द्वारा जो देशर कथा किताब लिखी गई थी फ्रीडम स्ट्रगल टाइम में, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दे दिया। आगे क्वेश्चन क्या पूछा? विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही है? आइए एक एक करके देखते हैं। इट वॉर्न अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट्स हिप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ द माइंड। ये सही है। जो ये देशर कथा किताब थी उसमें ये मेंशन किया हुआ था कि कैसे ब्रिटिशर्स जो है इंडियंस के माइंड से खेल रहे हैं। ठीक है, माइंड को हिप्नोटाइज वगैरह कर रहे हैं, ये चीज़ इसमें लिखी हुई थी। किसमें? देशर कथा में। फर्स्ट सही है, ये एलिमिनेट हो गया। सेकंड क्या है? इट इंस्पायर्ड परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्ले फोक सॉन्ग। हाँ, ये जो फ्रीडम स्ट्रगल टाइम में जो स्वदेशी स्ट्रीट प्ले और फोक सॉन्ग था उसके परफॉर्मेंस को इंस्पायर किया गया इसमें, ये भी सही है। द यूज़ ऑफ देश बाय देओस्कर वॉज इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीजन ऑफ बंगाल। नहीं, जो देश वर्ड यूज़ हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं था। ठीक है, ये वर्ड पूरे कंट्री के लिए था। साकाराम गणेश देओस्कर ने जो देशर कथा में जो देश वर्ड यूज़ किया था वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल के लिए नहीं बल्कि पूरी कंट्री के लिए था। तो स्टेटमेंट थर्ड गलत है। आंसर हमारा यहाँ से ए होगा। देखो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही, थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि देशकर ने जो देश वर्ड यूज़ किया था वो पूरे कंट्री के लिए था, ना कि सिर्फ और सिर्फ बंगाल के लिए। ठीक है, बंगाल के लिए बस नहीं था, पूरे कंट्री के लिए था। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है? द वित्तल विध्वंसक फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव द अनटचेबल पीपुल एज इट्स टारगेट ऑडियंस वॉज पब्लिश्ड बाय। वित्तल विध्वंसक जो कि एक जर्नल था वो किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? क्वेश्चन यही पूछा हुआ। ठीक है, तो ऐसे सारे क्वेश्चंस पूछ लेता है। ठीक, यूपीएससी में ऐसे सारे क्वेश्चंस जनरली पूछता रहता है। तो गोपाल बाबा वालंकर के द्वारा वित्तल विध्वंसक लिखा गया था, पब्लिश किया गया था। देखो ये कौन है? गोपाल बाबा वालांकर, इनके बारे में कुछ जान लीजिए। इनको गोपाल कृष्ण भी कहा जाता था। बॉर्न इनटू अ फैमिली ऑफ अनटचेबल महर कास्ट इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अनटचेबल फैमिली में ये बॉर्न हुए थे। गोपाल बाबा वालंकर इज एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ सोशल एक्टिविस्ट वर्किंग इन अनट्रेमल द अनटचेबल पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम देयर हिस्टोरिक सोशो इकोनॉमिक ऑपरेशन एंड ही इज जनरली कंसिडर्ड टू बी द पियनर ऑफ दैट मूवमेंट। ठीक है, ही ऑल्सो डेवलप्ड रेशियल थियरी वगैरह को भी डेवलप किए थे, अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। फर्स्ट पब्लिकेशन टू हैव द अनटचेबल पीपल एज इट्स टारगेट रीडरशिप वॉज वालांकस वित्तल विध्वंसक।
ठीक है, तो याद रखिएगा वित्तल विध्वंसक किसके द्वारा था, गोपाल बाबा वालांकर के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2020 में पूछे हुए सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। अब हम 2021 के क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर द फैक्ट्रीज ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड। सॉरी, देखो ये क्या कह रहा है, 17th सेंचुरी, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन जगहों में से कहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो देखो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी में इनमें से सिर्फ और सिर्फ ब्रोच में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री सेटअप की थी। इन दोनों जगहों पे बाद में किया था, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी में नहीं किया था, ठीक। तो हमारा आंसर ए होगा। देखो, the English East India Company had a factory at Broch in Gujarat, India during the 17th century. However, Chikakol and Tiruchinoppally were not among the location of the company's territory during this period. बाद में हुआ था, उस टाइम पे नहीं था वहाँ पे, ठीक। Establishment of factories by English East India Company वेस्ट कोस्ट पे कब इस्टेब्लिश हुआ था, साउथ ईस्टर्न कोस्ट पे, ईस्टर्न इंडिया में कब कब कहाँ पे फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट दे दिया, आगे क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो पहला क्या है, मॉन्टेस्क्यू किम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919 रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट टू ऑल विमेन अबव द एज ऑफ 21। गलत है, इसमें विमेंस को राइट तो मिला था, वोटिंग राइट मिला था, बट लिमिटेड को मिला था, हर विमेंस को नहीं मिला था, ठीक है। प्रॉपर्टी, वेल्थ, टैक्स, इन सारे बेसिस पे विमेंस को राइट वोटिंग राइट ग्रांट किया गया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। सेकंड क्या कह रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गेव विमेन रिजर्व सीट इन द लेजिस्लेचर। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या हुआ था, विमेंस को लेजिस्लेचर में रिजर्व सीट मिल गई थी। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, हमारा आंसर बी होगा। देखो अब देखते हैं मॉन्टेस्क्यू किम्सफोर्ड के सेलियंट फीचर्स को और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के। तो पहले मॉन्टेस्क्यू किम्सफोर्ड 1919 के सेलियंट फीचर्स को देखते हैं। इसमें सबसे पहला काम क्या, सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को अलग अलग किया गया, सेपरेट किया गया। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व, जिसको डायरकी कहते हैं। बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। इट रिक्वायर्ड 3 आउट ऑफ 6 मेंबर इन वायसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन मेंबर्स को और अधिक बढ़ाया गया, नंबर जो था इंडियन मेंबर्स का वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उसको बढ़ाया गया। रिकमेंडेड द वोटिंग राइट टू विमेन इन लिमिटेड नंबर, किसके बेसिस पे, प्रॉपर्टी, टैक्स, एजुकेशन के बेसिस पे राइट दिया गया था, बट लिमिटेड नंबर में, ठीक है। एक्सटेंडेड प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन अभी तक आ रहा था उसमें और एक्सटेंशन हुआ। अब सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, सबको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फीचर्स को देखते हैं। एक्ट ने पावर डिवाइड किया सेंटर और यूनिट के बीच में, कैसे, 3 वर्ड्स आगे यहाँ नहीं है, 3 सब्जेक्ट्स दे करके, कौन कौन से, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। डायरकी को एबॉलिश किया गया प्रोविंसेस में और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लाया गया। बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया, जो सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रिंसिपल था उसको और बढ़ाया गया। डिप्रेस्ड क्लासेस, विमेंस और लेबर्स को भी दिया गया। काउंसिल ऑफ इंडिया को एबॉलिश किया गया, फ्रेंचाइजी को बढ़ाया गया और आरबीआई, इस एक्ट से आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। कंट्री के करेंसी और क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू 8 अगस्त 1942 इन इंडियन हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये क्या कह रहा है, 8 अगस्त 1942 से भारत से क्या कनेक्शन है, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है 8 अगस्त 1942 को लेकर के। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय द AICC। 8 अगस्त 1942 को AICC द्वारा क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया था। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वॉज रेटिफाइड इन कांग्रेस मीटिंग एट ग्वालिया टैंक ऑन 8 अगस्त 1942। मतलब कि क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया गया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। इस सेशन में गांधी जी द्वारा डू एंड डाई का मंत्र भी अडॉप्ट किया गया, ठीक, समझ में आया ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, 8 अगस्त 1942 का सबसे मेन क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन या क्विट इंडिया मूवमेंट को एक्सेप्ट किया गया था, किसके द्वारा, AICC के द्वारा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लो आर रिमेंबर्ड एज।
ये कह रहा है कॉलोनियल इंडिया में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श ढिल्लो किस लिए जाने जाते हैं, किस लिए रिमेंबर किए जाते हैं? क्योंकि ये इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको INA भी कहते हैं, INA के ऑफिसर्स थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लो इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर्स थे। ठीक, देखो इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको INA भी कहते हैं। ठीक है, ये उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप लोग इसे जरूर ध्यान से देखिएगा, जो इंपॉर्टेंट था वो हमने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड एट सेक्रेटरी विथ हिंदू फीमेल स्कूल विच लेटर केम टू बी नोन एज बेथ्यूम फीमेल स्कूल? ये कह रहा है कि इनमें से, ये जो चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से हिंदू फीमेल स्कूल के सेक्रेटरी कौन रह चुके हैं, जिसको बाद में चल करके बेथ्यून फीमेल स्कूल कहा गया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हिंदू फीमेल स्कूल के सेक्रेटरी रह चुके हैं, जिस स्कूल को बाद में चल करके क्या कहा गया, बेथ्यून फीमेल स्कूल। ठीक है, देखो ईश्वर चंद्र विद्यासागर was appointed as secretary of Bethune School या college established in 1849. समझ में है? Bethune School began as Hindu Female School in 1849, was renamed Bethune School in 1856. In 1856, government took charge of the Hindu Female School, later renamed Bethune School. समझ में है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू मेडनापाले ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में एक जगह है ना मेडनापाले, आगे क्वेश्चन क्या पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ये कह रहा है आंध्र प्रदेश में जो जगह है मेडनापाले, वो किस लिए जाना जाता है, इनमें से किस लिए जाना जाता है? तो देखो आंध्र प्रदेश में जो मेडनापाले है, उस जगह पे क्या हुआ था, रविंद्रनाथ टैगोर ने नेशनल एंथम को इंग्लिश में कन्वर्ट किया था। नेशनल एंथम को बंगाली से इंग्लिश में कन्वर्ट किए थे। ठीक है, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के मेडनापाले जगह पे। तो कहाँ है, रविंद्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड द नेशनल एंथम फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश हियर। ठीक, आंसर सी होगा। देखो सी करेक्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड नेशनल एंथम फॉर बंगाली टू इंग्लिश हियर, बंगाली से इंग्लिश में यहाँ पे नेशनल एंथम को कन्वर्ट किए थे। कौन किया था ये भी ध्यान दीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। जगह का नाम जरूर याद रखिएगा, मेडनापाले आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन, अ ट्रांसलेशन ऑफ एंशियंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स इन इंग्लिश? ये कह रहा है इनमें से कौन सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन का जो है एंशियंट इंडियन रिलीजियस है, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया था, ट्रांसलेशन किए थे? तो मोहनदास करमचंद गांधी ने सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन को इंग्लिश में कन्वर्ट किया था। देखो मोहनदास करमचंद गांधी क्या किए थे, ये जो सॉन्ग था कौन सा, सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किए थे। क्विट इंडिया मूवमेंट प्लान्ड an all-out campaign to compel British withdrawal from India after the failure of Cripps mission to reach a compromise at the historic August meeting at Gwalior Tank in Bombay। ये कब की बात है, अगस्त 9, 1942। डू एंड डाई जो मंत्र था वो गांधी जी एक्सेप्ट किए थे यहाँ पे। ठीक है, ही अंडरटुक अ 20-day फास्ट इन February 1943 टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट एक्शन against Indians involved in the movement. Mahatma Gandhi wrote Song of Prison during imprisonment in यरवदा जेल पुणे। यरवदा जेल पुणे में जो यरवदा जेल पुणे में जब गांधी जी क्या थे, प्रिजन थे, तो वहाँ पे उन्होंने सॉन्ग ऑफ प्रिजन लिखा था। ठीक है, ही ट्रांसलेटेड हाइम्स फ्रॉम द उपनिषद्स एंड पोएम्स बाय इंडियन सेंट पोएट्स इनटू इंग्लिश। उपनिषद्स वगैरह से ये पॉइंट हाइम्स लिए थे और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखे थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सॉन्ग ऑफ प्रिजन इंग्लिश में इसको कौन कन्वर्ट किया था, मतलब कौन लिखा था, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2021 के क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस कर लिया, अब हम 2022 के क्वेश्चंस को देखते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड स्टेटमेंट दे दिया, आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है? तो आइए एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। डच एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्रीज वेयर हाउस ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑन लैंड ग्रांटेड टू देम बाई गजपति रूलर्स। देखो गजपति डायनेस्टी, ये स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि दोनों के जो टाइमलाइन है दोनों में डिफरेंस है। गजपति डायनेस्टी एंड कब हुआ था, 1542 में। ठीक है, 1542 में गजपति डायनेस्टी खत्म हो गई थी। और डच ने अपना जो वेयर हाउस है ईस्ट कोस्ट पे वो कब इस्टेब्लिश किया था, 1605 में। दोनों के टाइम लिमिट में डिफरेंस है कि नहीं, मतलब गजपति रूलर्स के खत्म होने के बहुत साल बाद, बहुत साल मतलब कि अप्रॉक्स 60-65 साल बाद डच ने अपनी फैक्ट्रीज ईस्ट कोस्ट पे इस्टेब्लिश की थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, फर्स्ट नहीं होगा, यहाँ से डायरेक्टली आंसर हमारा आ गया बी। सेकंड और थर्ड देखते हैं।
अल्फोंसो डी अल्बुक्वेर्क कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द बीजापुर सुल्तान, ये स्टेटमेंट सही है। बीजापुर की सल्तनत से गोवा को कौन कैप्चर किया था? अल्फोंसो डी अल्बुक्वेर्क। English East India Company established a factory at Madras on a plot of land leased from a representative of the Vijayanagar Empire, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो सेकंड थर्ड आंसर हो गया बी। देखो स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है। देयर इज अ डिफरेंस इन द टाइमलाइन ऑफ इवेंट, दोनों जो इवेंट मेंशन कर रखा है दोनों में डिफरेंस है, द टाइमलाइन में डिफरेंस है। गजपति डायनेस्टी कब खत्म हुआ? 1542 में। वहीं पे यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड कब स्टेब्लिश्ड की? 1605 में। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड सही है, ये हमने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स, कुछ फ्रीडम फाइटर्स के नाम दे दिया। आगे क्वेश्चन क्या पूछा है? हु ऑफ द अबव वाज वर एक्टिवली एसोसिएटेड विद गदर पार्टी, इनमें से गदर पार्टी से कौन एसोसिएटेड था? बरिंद्र कुमार घोष? नहीं, बरिंद्र कुमार घोष गदर पार्टी से एसोसिएटेड नहीं थे। जोगेश चंद्र चटर्जी? ये भी नहीं थे। रास बिहारी बोस? हाँ, रास बिहारी बोस जी गदर पार्टी से एसोसिएटेड थे। आंसर हमारा थर्ड होगा, डी। देखो गदर पार्टी था क्या? एक रिवॉल्यूशनरी ग्रुप, अभी हम पीछे कई बार देखते आए हैं, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? विथ रेफरेंस टू प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्रिप्स मिशन के बाद कुछ स्टेटमेंट दे दिया। विच ऑफ द अबव आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्रिप्स मिशन का जो प्रपोजल था उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दे दिया और पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब ये कह रहा है कि क्रिप्स मिशन में क्या ये प्रपोज किया गया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज एज वेल एज प्रिंसली स्टेट। गलत। क्रिप्स मिशन में ये कहा गया था कि प्रोविंशियल असेंबलीज से मेंबर इलेक्टेड होंगे, वहीं पे प्रिंसली स्टेट से मेंबर नॉमिनेटेड होंगे। ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से मेंबर इलेक्टेड होंगे और प्रिंसली स्टेट से मेंबर नॉमिनेटेड होंगे। तो फर्स्ट गलत, फर्स्ट नहीं होगा। ठीक, सेकंड देखते हैं। एनी प्रोविंस विच इज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव राइट टू साइन अ सेपरेट एग्रीमेंट विद ब्रिटेन रिगार्डिंग इट्स फ्यूचर स्टेटस। हाँ, ये सही है। असल में ये प्रपोज किया गया था कि अगर कोई प्रोविंस नया कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, वो ब्रिटेन के साथ सेपरेट एग्रीमेंट साइन कर सकता है। ठीक है, तो आंसर हमारा बी होगा। देखो क्रिप्स मिशन आया कब था? 1942 में। इन मार्च 1942 मिशन हेडेड बाय सर स्टफर्ड क्रिप्स, सर स्टफर्ड क्रिप्स के द्वारा ये मिशन हेड किया गया था। ठीक है, मिशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, इसको देख लीजिएगा। बाकी क्वेश्चंस तो हमने अच्छे से डिस्कस ही कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2022 में भी जो भी क्वेश्चंस पूछे हुए थे वो हमने डिस्कस कर लिया। अब 2023 के क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो ये क्या कर रहा है? विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री अलेक्जेंडर रिया, A.H. लॉगर्ट्स, रॉबर्ट सिविल, जेम्स बर्जीज, वॉल्टर इलियोट वर एसोसिएटेड विथ। ये कह रहा है इंडियन हिस्ट्री में जो ये लोग थे ये किससे एसोसिएटेड थे? कौन कौन है? अलेक्जेंडर रिया, A.H. लॉगर्ट्स, रॉबर्ट सिविल, जेम्स बोर्जीज, वॉल्टर इलियोट। तो ये लोग क्या थे? ये आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से रिलेटेड एसोसिएटेड थे। ठीक है, ये लोग आर्कियोलॉजी से रिलेटेड थे। ये सब आप लोग को ध्यान देना होगा। ठीक है, ये सबका टाइम लिमिट है, थोड़ा बहुत इनके बारे में स्टेटमेंट है, आप इसको जरूर से देखिएगा। ठीक, जेम्स बुर्गीज। ये चलिए नेक्स्ट ये क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये देखो स्टेटमेंट वाइज दे दिया। स्टेटमेंट फर्स्ट है, स्टेटमेंट सेकंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट? एक एक करके पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना होता है? एक एक स्टेटमेंट को अलग अलग करके हम पहले पढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है? 7 अगस्त डिक्लेयर्ड एज नेशनल हैंडलूम डे। हाँ, 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इट वॉज इन 1905 दैट स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड ऑन द सेम डे। देखो ये स्टेटमेंट भी सही है। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था। यही रीज़न भी है कि इस दिन नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। तो जो स्टेटमेंट सेकंड है वो स्टेटमेंट फर्स्ट को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। समझ में आया आप लोगों को? नहीं, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था। यही रीज़न है कि आज भी 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक, तो स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट को सही एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट फर्स्ट, ये भी सही है। तो हमारा आंसर ए होगा। आया समझ में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड टू डेजिग्नेट 7 अगस्त एवरी ईयर एज नेशनल हैंडलूम डे। ठीक है, इट वॉज इनॉग्रेटेड ऑन कब से?
7 अगस्त 2015 से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या कहा कि अब से अगस्त का 7 अगस्त का 7वां दिन नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि 7 अगस्त 1950 को स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, लॉन्च हुआ था। ठीक है, चलिए 2023 के भी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। अब हम 2024 के क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसका आंसर की तो नहीं दिया हुआ है, बट हम इसमें मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर हो सकता है हम वही डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। With reference to Government of India Act 1935, consider the following statement. Government of India Act 1935 से रिलेटेड स्टेटमेंट दे दिया। आगे क्या है? Which one of the above is are correct? कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही हमें ये बताना है। आइए एक एक करके देखते हैं। It provides for the establishment of All India Federation based on the union of the British India provinces and princely states। सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ऑल इंडिया फेडरेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। किसके बेसिस पे? यूनियन ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट के बेसिस पे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड क्या कह रहा है? डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर। ये स्टेटमेंट गलत है। डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स फेडरल लेजिस्लेचर के अंडर में, फेडरल लेजिस्लेचर के कंट्रोल के अंडर में नहीं रखा हुआ था। ठीक है, तो आंसर ए होगा। अभी यूपीएससी ने तो आंसर की जारी नहीं किया है, तो हम इसका आंसर ए मान के चलेंगे। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1935 एंड केम इनटू इफेक्ट इन 1937। इट वॉज बेस्ड ऑन अ रिपोर्ट बाय ज्वाइंट सेलेक्ट कमिटी लेड बाय लॉर्ड लिनलिथगो, सेटअप टू हाउस ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू रेवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवालिस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कॉर्नवालिस का जो रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम था उससे रिलेटेड स्टेटमेंट दिया है और पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? अंडर रयोतवारी सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, पीजेंट वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रेवेन्यू पेमेंट इन केस ऑफ बैड हार्वेस्ट और नेचुरल कैलामिटीज। देखो ऐसा तो कभी ब्रिटेन गवर्नमेंट ने की ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी किया ही नहीं ब्रिटेन गवर्नमेंट ने कि अगर बैड हार्वेस्ट है या नेचुरल कैलामिटीज़ है तो उस टाइम पे पीजेंट्स को रेवेन्यू पेमेंट करने से एग्जेम्प्ट किया जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत। सेकंड क्या है? अंडर द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, इफ जमींदार फेल टू पे हिज रेवेन्यू टू द स्टेट और ऑन बिफोर द फिक्स डेट, ही वुड बी रिमूव फ्रॉम हिज जमींदारी। ये सही है। बंगाल में जो परमानेंट सेटलमेंट था उसमें क्या था? अगर जमींदार अपना रेवेन्यू टाइम से नहीं देते, जो फिक्स डेट है उस पर नहीं देते या उससे पहले नहीं देते हैं, तो उनकी ज़मींदारी छीन ली जाती थी और किसी दूसरे मेंबर को ज़मींदारी दी जाती थी। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। देखो स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है। रैयतवारी सिस्टम गवर्नमेंट रेवेन्यू वॉज अ फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड हुआ करता था, वो क्रॉप चाहे जैसा भी हो। ठीक, दस ड्यूरिंग पीरियड ऑफ बैड क्रॉप और लो प्राइजेस द पीजेंट वर फोर्स्ड टू बोरो फ्रॉम मनी लेंडर टू पे द लैंड रेवेन्यू। अगर क्या होता था, बैड क्रॉप्स है या फिर किसी भी कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज़ वगैरह है, तो उस टाइम पे क्या होता था, पीजेंट्स को प्रेशर दिया जाता था और वो मनी लेंडर से बोरो करके लैंड रेवेन्यू की पेमेंट करते थे। समझ में आया? सेकेंड स्टेटमेंट सही है। जमींदारी सिस्टम में क्या था, अगर जमींदार टाइमली पेमेंट नहीं करते थे, रेवेन्यू पेड नहीं करते थे, तो क्या होता था, उनका जमींदारी ले लिया जाता था और किसी दूसरे मेंबर को दे दिया जाता था थ्रू ऑक्शन। समझ में आए? तो यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ भी ख़त्म होती है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द और भी सब्जेक्ट्स के PYQs लेकर के आएँ। धन्यवाद।